या कार्यक्रमाच्या सरते शेवटी घ्यावा लागेल असं मला वाटतं। राह में खतरे बहुत है, ठहरता कौन है। राह में खतरे बहुत है, ठहरता कौन है। मौत कल क्यों आ जाए, डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा, मरता कौन है। फैसला मैदान में होगा, मरता कौन है। धन्यवाद, शुक्रिया। जय विदर्भ। धन्यकांत रविकांत दादा। याच आपल्या कार्याला उद्देशून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्रामगीतेमध्ये लहर की बरखामध्ये म्हणतात की अग्नी फळकला युद्धाचा अन तू आळशी होऊन बसे। तरुण असूनी रक्त नवसडे, नवजवान तुझं म्हणू कसे। उठ छातीला लाव माती, सैन्यामध्ये भरती व्हाया। देशासाठी धर्मासाठी अर्पण कर रे आपली काया। मेलास तर शहीद होशील, कीर्ती तुझी देशावरती। जिंकलास तर वीर म्हणून पदवी देतील शेतकरी। या देशाचे तुझवर ऋषी ऋण असे नि कर्ज असे। तरुण असूनी रक्त नवसडे, नवजवान तुझं म्हणू कसे। तरुण असूनी रक्त नवसडे, नवजवान तुझं म्हणू कसे। या तरुणांचं रक्त आता उसळलं पाहिजे। आणि रविदादा, तुम्ही म्हटलंय की महाराष्ट्रभर फिरायचं आहे, हा पट्टा एक वाहून दिलेला आहे। गाव कुसात जिथं म्हणाल तिथं भेटेल त्या भाकरीत, नाही भेटली तर तसं जसं म्हणाल तसं आम्ही सगळे लढायला तयार आहोत। आणि तुम्ही जसं म्हटलं एल्गार झाला पाहिजे, नक्कीच एल्गार आपण तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून आपण करूया। आणि म्हणून या एल्गाराची भूमी या अकोल्याला म्हटलं जातं। आणि ज्यांनी या भूमीमध्ये मोठी लढाई उभी केली असे सन्माननीय किसान ब्रिगेडचे संस्थापक, वरिष्ठ पत्रकार आणि कालच ज्यांना मुकनायक नावाचा पुरस्कार मिळाला असे सन्माननीय प्रकाशजी पोहरे साहेब यांना मी इथं विनंती करतो की त्यांनी इथं आपलं मनोगत व्यक्त करावं। किसानों की स्थिती और आने वाला संकट हा विषय आहे। शेतकऱ्यांची काय परिस्थिती आहे आणि येणारं संकट किती मोठं आहे हे सांगण्यासाठी पुढील आवाज असेल आदरणीय प्रकाश पोहरे साहेब। एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करूया प्रकाश पोहरे साहेब। आज के मंच पर विराजमान डॉक्टर सुनीलम जी, मैं ऐसा समझता हूं कि भलाई हिंदी जानने वाले वह कम है, सारे मराठी मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे मेहमान आए हैं उनको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि आज के जो मेरा विवेचन है मैं हिंदी में ज़्यादा करूंगा। और मैं ऐसा समझता हूँ कि विदर्भ के लोगों को हिंदी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग तो अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन मेहमानों का ख्याल रखना हमारा ज़्यादा फर्क पड़ता है। सुनीलम जी से मैं और भी ज़्यादा प्रभावित इसलिए हुआ कि अभी तक के तो कई लोग मुझे ही गुरु मानते थे क्योंकि आपके इतने बड़े आंदोलन किसने किए नहीं। 140 तो केसेस आज चालू है, इसके पहले 150-200 केसेस थी। 200 दिन मैं जेल में जा चुका हूं अभी तक के, 200 दिन कुल मिला के, पुलिस कस्टडी बोलो जेल बोलो। लेकिन अभी सुनीलम जी से मिलके मैं बड़ा प्रभावित हो गया क्योंकि उनके ऊपर मेरे ख्याल से कुछ 50 साल की क्या बोलते उसको पनिशमेंट का ये हुआ है, तो वो तो मेरे गुरु है इसके अंदर आंदोलन के हिसाब से। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि उनको ये सारी बात समझना चाहिए, इसलिए मैं जानबूझकर आज का मेरा विवेचन जो है हिंदी में करूँगा। और मंच पर विराजमान अभी जिनका एकदम धुआंधार भाषण हुआ, किसान नेता हमारे मित्र रविकांत जी तुपकर, जिन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, वो हमारे मित्र हुसैन जी, महादेवराव जी भुईवार, हमारे आदरणीय हमारे मित्र गजानन अहमदाबादकर जी, यहाँ पर खास करके आए हुए हमारे कृपाल तात्या जी, इतिहास खान जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे मित्र। दोस्तों, बात ऐसी है कि आज के घड़ी के अंदर जिसकी बात अभी रविकांत ने निकाली महाराष्ट्र के चुनाव के लेके, मैं तो बोलता हूँ कि महाराष्ट्र का चुनाव क्या है। इसके पहले हुए हुआ हमारा एमपी का चुनाव लो, उसके पहले का हमारा वो झारखंड तो ठीक है, लेकिन इसके पहले का उसी के हमारे महाराष्ट्र के पहले हुए हुआ जो चुनाव था हरियाणा का, और उसके बाद में हुआ है महाराष्ट्र का। देखिए ऐसा है, यानी एकदम कम अकल बेअक्ल आदमी को भी अगर पूछे कि अगर हरियाणा में कौन चुन के आएगा, तो सब लोग यही बोलते थे कि बीजेपी का तो एक भी आदमी चुन के नहीं आ सकता, एक भी आदमी।
क्योंकि हरियाणा पंजाब के किसान करीब करीब 13 महीने बॉर्डर पे बैठे रहे। 700 किसानों ने शहादतें दी और इतना असंतोष जहां पर जिसकी कोई हद नहीं है। और उस जिस तरीके से किसानों के ऊपर फायरिंग हुआ, उनके रास्ते रोके गए, और जिस तरीके से देखो किसान जो मांग रहा है वो तो मिलता नहीं है, लेकिन जो चीज मांग नहीं रहे किसान, वो 3 काले कानून इन्होंने यहाँ ला लिए। और परिस्थिति आज आपको मालूम है किस तरीके से हो रही है। जो किसान मांग करता है वो तो उसको बिल्कुल मिलता नहीं। और किसान कितने दिनों से एमएसपी मांग रहा है। अभी करीब करीब 3 साल पहले 13 महीने हमारे किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नोएडा, ये सारे बॉर्डर से रोक के बैठे थे। उस समय पे मैं करीब करीब सुनीलम साहब 3-4 बार वहां गए आंदोलन के अंदर, 3-4 बार गया करीब करीब। और वो होने के बाद में भी वहां जिस तरीके से सारी बात देखिए, अभी तक के किसानों ने रास्ता रोका ये तो मुझे मालूम था, लेकिन सरकार रास्ता रोक नहीं रही है तो खोद रही है, किले ठोक रही है, और उसके बाद में किसानों के ऊपर गोलियां बरसा रही है। और उसके बाद में भी ये सरकार चुन के आ सकती है, इसके ऊपर कोई कुत्ता भी भरोसा नहीं कर सकता। मैं आपके माहिती के लिए बोलता हूं सुनीलम जी, मैं वो आदमी हूं कि 2014 में मैंने मोदी को वोट दिया, भाजपा को वोट दिया। क्यों इतनी छोटी चीज करनी, जरूरत नहीं है। यानी कई चीजों के अंदर, यानी जो लोग मांग करते हैं वो कुछ लोगों को मिलता नहीं है। 2013 में ही हमारा ये नागपुर का क्या नाम, देवेंद्र फडणवीस, के बाद में हमारी पंकजा मुंडे और हमारा आपका मित्र पाशा पटेल, सुनीलम जी जानते होंगे पाशा भाई को, वो हमारे भी अच्छा मित्र है। ये तीनों चारों जन नीला के ये पूरी ढिंडी निकाली थी उन्होंने, टन 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 टन। और सोयाबीन के लिए डिमांड कर रही थी। उस समय पे सोयाबीन को भाव था 4,500 रुपए, बोलते थे कि 6,000 मिलना चाहिए। कपास को भाव था उस समय पे 8,000 चाहिए, और आप हमको सत्ता में बैठा, हम देंगे। 2014 में बैठा इनको सत्ता में। साहब 2013 में 4,500 रुपए में सोयाबीन बेचा था। उसके बाद में 2017 में मैंने खुद 10,000 रुपए में सोयाबीन बेची। 12,000 रुपए में मेरा कपास बेचा है मैंने खुद। आज के घड़ी 2025, तो कितने साल हो गए, करीब करीब 13 साल हो गए। तो 13 साल के बाद में 12-13 साल हो गए। 12 साल के बाद में सोयाबीन आज मेरा 3,500 रुपए में बिक रहा है, कपास मेरा 6,500-7,000 में बिक रहा है। ये नहीं है मेन ये है साहब, हम बेअक्कल नंबर कितने हैं। मैं आपको इसके 2-3 उदाहरण देता हूं। बातें क्या है, मोदी जी बड़ा दूर की सोच के बोलते, बड़ा दूर की सोच। उन्होंने क्या बोला था सुनीलम जी, हम आपका किसानों का लागत से दुगना कर देंगे, बोला था। क्या आपने और हमने उनको पूछा कि भाई लागत से दुगना क्या करेंगे? उनका बोलना था कि लागत से दुगना आपका खर्चा कर देंगे। वो कर दिया, और दुगना नहीं कर दिया भाई, तिगना कर दिया। 2020 में सुनीलम जी मैंने पीवीसी का 3 इंच का पाइप मेरे खेत के लिए 300 रुपए की एक छड़ी खरीदी थी। आज मैं 900 में खरीदा, कल वो 900 रुपया, 3 गुना। मोटरसाइकिल मेरे ड्राइवर ने 40,000 में खरीदी थी 2020 में, आज कल परसों के रोज मेरे दूसरे ड्राइवर ने खरीदी 1,20,000 में, वही मॉडल वही मोटरसाइकिल, 3 गुना हो गया। खेती को लगने वाली हर चीज, वो चाहे डीजल हो, इंसेक्टिसाइड हो, फर्टिलाइजर हो, सीड हो, सारी की सारी, इवन मजदूरी। भाई मजदूरों के बारे में कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वो भी हमारे भाई साहब है, क्योंकि वो कभी ना कभी, उसका भी बाप जमींदार था, लेकिन वो बेचारे 2-3 भाई हो गए, जमीन छोटी हो गई, फिर वो क्या बोलते उसको, भूमिहीन हो गया। मजदूरों की मजदूरी को ज्यादा नहीं, 400-500 रुपए। अरे भाई आज के घड़ी में ये नालायक गवर्नमेंट, क्या आपने कभी सुना है? एक जमाने में तो मैं सुनता था कि जॉर्ज फर्नांडिस चक्का जाम, रेलवे जाम, ये हमारी मृणाल थे। अरे 5 पैसे बेस्ट बस के ऊपर बढ़े थे, पेट्रोल के ऊपर 5 या 10 पैसे बढ़े थे, पूरा चक्का जाम, रेलवे जाम, मुंबई जाम, 5 पैसे बढ़े। तो सिलेंडर के अगर कीमत अगर 5 रुपए 10 रुपए बढ़ती थी तो ये सर पे लेके चलते थे। और आज यही बीजेपी की सरकार, यही हमारा वो क्या नाम, बाबा लाला रामदेव, बाबा नहीं बोलता मैं उसको, लाला है
वो लाला रामदेव बोलता था कि आपको सिलेंडर 300 रुपए में चाहिए कि नहीं, उस समय पे 450 का था, ये बोलते 300 रुपए में देंगे। पेट्रोल आपको 130 रुपए में देंगे क्योंकि उस समय पे 60 रुपए का था। आज पेट्रोल 100 रुपए का है, सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। इनमें से कोई बोलने को तैयार। बातें कैसी है साहब, एक बात ध्यान में रखो, हम नंबर 1 बैक कर ले, उसका दूसरा, एक तो पहला दिया मैंने आपको, उन्होंने बोला था कि हम लागत से दुगना कर देंगे, दुगना कर दिया खर्चा। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, देखो उन्होंने क्या बोला था साहब, अच्छे दिन आएंगे, बोला था ना, तो अच्छे दिन आए नहीं है क्या? अरे भाई उन्हें आपने पूछा क्या कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किसके? अरे भाजपा वालों के, उनके अंध भक्तों के, उसके बाद में ये देश के अंदर के जितने भ्रष्टाचारी थे सबके अच्छे दिन है, क्योंकि वो सारे साथ में लेके चल रहे हो। वो शिंदे होगा, ये फडणवीस होगा, या वो हमारा अजित पवार जो चक्की पीसिंग एनपीसी, ये बोलने वाला कौन? अजित पवार, वो साथ में लेके चल रहे। देखिए गलती आपकी है कि आपने पूछा नहीं कि अच्छे दिन साहब किसके किसके आएंगे। चोर उच्चो को की करो कद्र, क्या कहा था वो, क्या है शेर? राहत इंदौरी ने बोला था कि चोर उच्चो को की करो कद्र, ना जाने कब सत्ता में आके बैठेंगे। हुआ है। गलतियां किसकी है साहब? मेरा ये कहना है साहब, देखिए तुझे आहे तुझ पाशी परी तू जागा चुकलाशी, ताले की कुंजी तुम्हारे जेब में पड़ी है। ये फोकस बंद करना है या समझ लो लाइट बंद करना है, तो उसका बटन बंद करना पड़ेगा ना। बंद करना है फोकस, और बटन दबा रहे पंखे का। अरे भाई फोकस कैसा? अरे ये वो बटन नहीं है। ये गवर्नमेंट को और ये शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले जो शहर के लोग हैं ना महाराष्ट्र भारत के, देखो किसान सुखी कब था? चलो मुझे कोई उदाहरण दो, कब सुखी था किसान? जब ये शहर में रहने वाले लोग भूखे मरते थे, सोते थे ना, और अमेरिका से साला सुअरों ने खाने का गेहूं जब खाते थे ना, तब किसान सुखी था। यानी जब शॉर्टेज था तब किसान सुखी था। हमने जरूरत से ज्यादा पहली परिस्थिति क्या थी सुनीलम साहब? फार्म टू माउथ था, खेत में पका मुंह में आया, खेत में पका मुंह में आया। हमने क्या कर दिया? फार्म टू गोडाउन, और अभी गोडाउन से राशन दुकान से फ्री में बांटो सालो, पर खेत में काम करने को तैयार नहीं है। सरकार इतनी मात जाने का कारण क्या है? सरकारला मात जाण्याचं कारण काय आहे? त्यांच्या गोडाउन मध्ये तुम्ही एवढं पाठवता, इतना भेज रहे कि उनको जगह नहीं है। वो बोलते साले इतने भेज रहे क्या करेंगे नलायक। काय को भाव देखो साहब, डिमांड एंड सप्लाई नाम का एक रेशो है, डिमांड एंड सप्लाई। इफ डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस, प्राइसेस आर गोइंग टू शूट अप। स्कूटर 1960-65 में 5 साल लगता था बुकिंग करके मिलने के लिए। 3000 की स्कूटर बाजार में 5000 रुपए में बिकती थी जब मेरे ताबे में आई। 5000 रुपए में 3000 की कीमत ओरिजिनल। फियाट गाड़ी 12000 की 22000 में बिकती थी बाजार में ब्लैक में, क्योंकि शॉर्टेज था, मिलता नहीं था माल। और आज परिस्थिति क्या है आपने देखा है, सप्लाई बढ़ गया और फ्री में विदाउट इंटरेस्ट बट रहा। उसी तरीके से आपके खाने पीने की चीजें इतना पका रहे, वो बोलते ना हुरळली मेंढी लागली लांडग्या जमा कर। मैंने बोला था आपको कि आपके समस्या की कुंजी आप ही के पास में है। क्या कुंजी है आपके पास में? खाने पीने की चीजें उगाना बंद कर दो। देखिए समझिए बात, आप बोलेंगे कि खेती है तो कृपाल तात्या मी शेती पेरणं बंद करा है नहीं म्हणत। खेती तो लगानी बोनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर खेती नहीं बोई तो दूसरे साल खेती को साफ करने के लाइन पे लगाने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो मेरे जैसा किसान ही जानता है। मैं 200 एकड़ का किसान हूं, क्योंकि वो जब पूरा खेती अगर करी नहीं तो उसके अंदर इतना घास फूस उग जाएगा, इतने झाड़ उग जाएंगे 1 या 2 साल के अंदर, क्यों साफ करते करते आदमी पागल हो जाएगा। तो इसलिए खेती तो लगानी पड़ेगी, लेकिन एक ही बात करना पड़ेगा सुनीलम जी। अगर हमको आपने बोला कि आप सहकारी दो, मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। एक सरकार को अगर दांतों तले चने दबाने का काम पड़ना पड़ेगा ना, इनको नलायकों को रास्ते पे लाना पड़ेगा ना, मोदी को या ये भाजपा वालों को, एक ही काम करना पड़ेगा, खाने पीने की चीजें नहीं उगाने का आंदोलन छेड़ना। बाकी कोई चीजों को ये मानने वाली नहीं सुनील, एक बात ध्यान में रखो। कोई मैं इनके भंडार भरे हुए ना, ये इनकी अकल ठिकाने पे लाने को एक ही, खाने की चीजें बंद। तो खाने की चीजें क्या है? गेहूं, ज्वारी, चावल बंद,
नहीं पेरने का, तो लगाने का क्या है, तो सोयाबीन लगाओ। आप बोलेंगे सोयाबीन को कीमत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे गेहूं को कौन सी कीमत है, कपास को, और कपास लगाओ, खाने की चीजें नहीं है। और उसके बाद में तेल बाद में मोहरी लगाओ, करड़ी लगाओ। खा सकते क्या आप? मोहरी खा सकता नहीं, करड़ी डायरेक्ट खा नहीं सकती, ऐसी चीजें लगाओ। 3 चीजें मेन है, एक बात समझ लो, ज्वारी, बाजरा, गेहूं, चावल और दलहन, तुअर की दाल है, चने की दाल नहीं लगाने की, साली की बिल्कुल नहीं लगाने की। दूसरी सारी चीजें लगाओ। देखेंगे क्या करते, क्या खाते साले, कहां से अमेरिका से लाते मैं देखता हूं। इनमें औकात नहीं है, इनके पास में औकात नहीं है कि ये वहां से लाएंगे। इतने नालायक हो गए साहब कि ये दाम गिरने के लिए इन्होंने कृषि माल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन करवा दिया। मानिए गेहूं एक्सपोर्ट बैन, चावल एक्सपोर्ट बैन, अरे वो छोड़ो साला, प्याज के ऊपर बैन करवा दिया। फिर बोमा बोमोज बोले नहीं नहीं ठीक है, आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक काम करो, $550 अगर आपको एक्सपोर्ट की प्राइस मिलती है तो भेजो। मिलने चालू की $550, तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, फिर $550 नहीं, अभी $800 मिले तो भेजना, करना है तो नहीं भेजना। अरे $800 मिलना लगा, नहीं 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी। नालायक साले, एक्सपोर्ट ड्यूटी, अबे तुम हमारे को तो एक्सपोर्ट सब्सिडी दो भाई, तो अब हमको दे दो। बातें ऐसी है मित्रों, एक बात ध्यान में रखो कि ये सारे इसके अंदर से अगर हमको किसानों की हालत अगर सुधारनी होगी, ठीक है, बोलने के लिए तो बहुत बातें हैं, लंबा चौड़ा 1 घंटा भी भाषण देवे तो अपनी समस्या का हल निकलने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको नट शेल में कुछ बातें बताता हूँ, वो करना जरूरी है। आज की घड़ी में हो क्या रहा है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए क्या चल रहा है मालूम है, आपने देखा ही है। आज की घड़ी में देश का जितना बजट है ना, उससे 4 गुना ज्यादा मंदिरों के दान पेटी में आता है। पूरे देश के अंदर सारा का सारा जातीयवाद और ये उसके बाद में ये ढोंगी बाबा, इनके सारे ये लगाए जाते, और उसके अंदर 2-2 लाख 3-3 लाख लोग 7-7 दिन बैठे। वो एक माधव रुद्राक्ष वाला बाबा है, वो रुद्राक्ष पे वो लेने के लिए लोग मरते। वो जा रहा था रास्ते से, तो उसके गाड़ी के टायर का वो पट्टी सर को लगाने के लिए लोग मरे। ये नालायक गधों का देश है, टोटल गधे। यानी ये गधे अगर आपको देखना है तो इधर उधर मत जाइए, सिर्फ टीवी चालू करिए, महाकुंभ देखिए, नहीं तो महाकुंभ में एक बार जाके आओ। मैंने अभी परसों रोज एक आर्टिकल लिखा था कि महाराष्ट्र सरकार, आपके माहिती के लिए बताता, 2 महीने बड़े ऐतिहासिक किए थे। एक बार मनमोहन सिंह ने मुझे बुला लिया था, क्योंकि 2001 से तो 2007 तक के 7 साल में लगातार लिखते रहा कि किसानों की आत्महत्या कितनी हुई। मेरे किसान पेपर के अंदर रोज कॉलम रहता था, कल इतनी हुई थी, आज इतनी हुई, पिछले साल इतनी हुई, ये महीने में इतनी हुई। 7 साल लिखता रहा। मनमोहन सिंह जी ने मुझे बुलाया और उसके बाद में सारा विषय समझ लिया। 72,000 करोड़ रुपीस की लोन वेवर। मेरे वो 40 मिनट की मीटिंग थी साहब, 2 घंटा 40 मिनट प्रकाश पोरे जैसे एक तुच्छ पत्रकार को देने वाला पंतप्रधान ये देश का मनमोहन सिंह था साहब। क्या आप कल्पना कर सकते हो आज के घड़ी में ये मोदी के जैसे आदमी को, वो मंत्री को मिलता नहीं, आम खासदारों को मिलता नहीं, किसको मिलता नहीं, और एक देश का पंतप्रधान मनमोहन सिंह के जैसा मुझे फोन करके बुलाता है, पोरे साहब ये आपके बारे में बड़ा सुना है, ये विषय में संबंध। 2 घंटा 40 मिनट समय दिया साहब उस आदमी ने, और इतना ही नहीं किया, 72,000 करोड़ रुपीस की लोन में। मैं जो गया था विदर्भ के किसानों का दुखड़ा लेके, वो बोले पोरे साहब मैं कोई विदर्भ का आदमी नहीं हूं और उसका नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा तो पूरे देश की समस्या देखूंगा। पूरे देश की कर्जा माफी 72,000 करोड़ रुपीस की करवाने वाला मनमोहन सिंह और उसको समझाने वाले प्रकाश पोरे। लेकिन इसमें से 2% लोगों को भी मालूम नहीं कि वो गधा ये प्रकाश पोरे करे। उसके बाद में उतने भी रुके नहीं। मैंने बोला था कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको भाव नहीं मिलता। ये वो किसान है जो कर्जे से मर रहा है, ये वो किसान है कर्जा लेने वाला कि जो आज से 10 साल पहले 1960 तक ये किसान बैंकों में डिपॉजिट रखता था साहब। ये बैंक के मैनेजर भीख मांगने आते थे हमारे पास, डिपॉजिट दो करके। तो डिपॉजिट रखने वाला किसान आज के घड़ी में बैंकों का कर्जा लेने लगा, क्योंकि हरित क्रांति के कारण इन्होंने अपना उत्पादन बढ़ा दिया और हमने दाम गिरा लिए। हमारी इसके अंदर हुरली मेंढीन लागली लाटिया मांगा, ज्यादा उत्पन्न के पीछे लगे और हमने हमारी ऐसी की तैसी करवा ली, खर्चा भी बढ़ा लिया। तो बातें ऐसी है साहब कि इसके अंदर का एक ही इलाज है कि मैंने जैसा बताया ना, आंदोलन अगर छेड़ना है सुनीलम जी तो हमको हमारा कुछ सोच बदलनी पड़ेगी, नहीं तो जिंदगी गुजर गई। मैंने तो आजकल ये सारा बातें ये हुसैन भाई हमारे बहुत पीछे पड़े, हमारे यानी बहुत ही जाने पुराने साथी है, मैं इनकी बात टाल नहीं सका करके मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं आजकल जाना बंद कर दिया।
क्योंकि क्या है कि गधों के सामने, गुंगों के सामने बिन बजा के और गधों को अक्ल देके कोई फायदा नहीं। मैं बिल्कुल नंबर 1 गधे बोलता हूँ, और ये हक है मुझे बोलने का किसानों को गधा और गूंगा बहरा, क्योंकि मैंने इनके लिए 1980 से झक मारी है। 44 साल में ये आंदोलन छेड़ रहा हूं, बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन को तैयार नहीं है। इतना बड़ा सारा आयोजन होने के बाद में, आपके जैसे लोग आने के बाद में, कल भी वहां पे हमारे केड़ी बेड़े में मुझे मूक नाच दिया, वहां सब 100 लोग थे, यहाँ पे 200 लोग हैं। और कितने टोले तो ये किए होंगे पिछले, मेरे ख्याल से करीब करीब महीने भर से ये आंदोलन चल रहे हैं। ये रविकांत तुपकर जैसा, जिसने जिंदगी खत्म कर दी है पूरी आंदोलन के अंदर, इसको ये गिर सकता है आंदोलन के अंदर, इसके अंदर। एक बात ध्यान में रखिए, आने वाले दिनों के अंदर अभी भाजपा को कोई गिरा नहीं सकता, मैं आपको अभी बोलता हूं, क्योंकि इन्होंने 5 लेवल के ऊपर काम किया। मैं बोलता हूं, मैं इसके बाद में खत्म। एक लेवल क्या किया इन्होंने, जो होटर थे इनके खिलाफ वाले, ये इनके पन्ना प्रमुखों ने, जिनको उसके बाद भी इन्होंने आधा पन्ना प्रमुख करवा दिया, उन्होंने जाके जो इनके खिलाफ होटर थे तो हटा दिया नाम। बाद में बाहर के राज्यों से यहाँ पर करीब करीब 1 करोड़ लोग, राहुल गांधी 70 लाख बोल रहा है, मैं बोलता हूँ 1 करोड़ लोग इन्होंने पूरे मतदार बनाए यहाँ पे, वो आके वोटिंग करके चले गए महाराष्ट्र में। तीसरा, ये लाडली बहना जैसे, अरे वो एमपी में भी चला, इधर चला है, दिल्ली, सब जगह पे, यानी घूसखोरी सरकार के पैसों से, तुम्हारे मेरे पैसों। बाद में डायरेक्ट पैसा इलेक्शन के अंदर इतना पैसा बहाती है बीजेपी की जिसकी कोई हद नहीं। ये हो गए 4 थर, और 5वां है इनके हाथ में, अभी आ गए है ईवीएम। और ये ईवीएम जो है साहब, ये सारा का सारा जो है, ये अभी क्या बोलते हैं उसको, लॉगेबल है, यानी जैसे हमारे मोबाइल के अंदर चिप है, वैसी उसके अंदर चिप है। कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, माइक के सामने बोल रहा हूँ, और मैं ये कि पूरी की पूरी, जैसा मैं मोदी को बोल दिया ना कि कितना लुच्चा निकला, इसके ऊपर भी मैं कोई भी खटला झेलने को तैयार हूं। और उसी तरीके से ईवीएम के ऊपर आजकल बोलना फ्रॉड है, ये बोलना भी गुनाह कर दिया है इन्होंने, यानी सच्ची बात बोलना है। देश के अंदर गुनाह करने वाले सरकार है, लेकिन अभी यही तुम्हारे छाती पे बैठने वाली है। मैं बता दूं, अभी चुन के आएंगी तो सिर्फ बीजेपी आएंगी, क्योंकि इन्होंने एक ही काम करवा लिया, लोगों को सिर्फ क्या करवा दिया, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे साले मुसलमान बड़े बदमाश है, अरे इतने बच्चे पैदा करते, यानी इतने। मैंने आर्टिकल लिखा था आज से मेरे ख्याल से 2 या 3 रविवार के पहले, कि क्या हकीकत है, मुसलमानों की संख्या कितनी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा संख्या लोक संख्या के हिसाब से बढ़ रही है सिखों की, हालांकि वैसे भी बहुत कम कौम है, लेकिन मुसलमान जो है लोक संख्या यानी हिंदू से कम % में बढ़ रही है। और ये बता रही कि नहीं मुसलमानों की इतनी, और ये ऐसा है वैसा है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये जो बातें हैं ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के जहन में घुसने वाली बात है। अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स और अच्छे अच्छे बुद्धिवादी मैंने देखे कि जो मुझसे ये सब, और नहीं मोदी है तो मुसलमान कंट्रोल में, यानी इतनी नफरती पिल्लू इन्होंने छोड़ दी है लोगों के दिमाग में। ये आज के जमाने में किसी कोई इसका तोड़ निकाल नहीं सकता है। इसका तोड़ निकलेगा तब ही जब लोग भूखे मरेंगे, बांग्लादेश के जैसे और श्रीलंका के जैसे लोग जब रास्ते पे आएंगे, तब जाके ये सरकार बदलेगी, सुधरेगी, और लोग सुधरेंगे। तब तक के सुधरने वाला नहीं है। पेट की भूख ही लोगों को सबसे अच्छी मारती है, और पेट की भूख कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। निर्णय हमको आज के इस शेतकरी समाधान मेळावे के दिन ये लेना पड़ेगा कि हमको आगे की रणनीति हमको क्या बनानी। हमारी रणनीति यही चाहिए कि जिसका जवाब और जिसके जो ताले की कुंजी हमारे पास में है, वो ताला लेके चलो और वो कुंजी लेके चलो, तो ही हम, और वो हमारे लिए बहुत आसान है। बाकी की सारी चीजें आपने देख लिया कि इतने लाखों किसान वहां है, मरे। 700 किसान मरने के बाद में देश का पंतप्रधान नालायक बोलता है मेरे कारण मरे। क्या बोलेंगे आप? देयर इज नो पॉइंट। आंदोलन करना नंबर 1 बेवकूफी है, रास्ते पे उतरना कोई नहीं है। अभी तो सरकार ने ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि आंदोलन करना भी बेकार हो गया बिल्कुल। आपको कब जेल में धड़प देंगे, क्या कर देंगे, उसका कोई पता नहीं। यानी दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर है साहब, वो पब्लिक प्लेस है, वहां पे कभी भी आंदोलन कर सकते, कुछ जा सकते। लेकिन जंतर मंतर के ऊपर पिछली बार हम ईवीएम के खिलाफ पे गए तो वहां पे परिंदा भी पर मार नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति करवा दी थी। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? महाराष्ट्र के अंदर वही करवा दिया इन्होंने, इलेक्शन का खेल हरियाणा में करवा दिया, अभी आने वाले दिनों के अंदर वही करवा देंगे। परसों दिल्ली के अंदर भी वही हुआ। तो आज की घड़ी के अंदर अगर जो ताले की चाबी हमारे पास में है, वो ताले की चाबी ताला लगा के हाथ में लेके चलना चाहिए। कि आज के घड़ी में मैं इतना ही बोलूँगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हुसैन भाई का,
कि उन्होंने मुझे बुलाया, आग्रह करके बुलाया यहाँ पे, और आज बहुत अच्छी बात हुई कि सुनीलम जी से, क्योंकि नाम काफ़ी सुना था, तो उनसे मुलाकात भी आज हो गई है। तो धन्यवाद देता हूँ वापिस से और आपकी रजा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। सर्वप्रथम मी विचारपीठाची आणि विचारपीठासमोर असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांची सर्वप्रथम माफी मागतो, आणि माफी यासाठी मागतो की प्रकाश पोरे साहेब, आपण आमचे आदरणीय आहात, परंतु शेतकरी समाधान मेळाव्यामध्ये मी आल्याबरोबरच तुमचं कौतुक केलं, तुमचं अभिनंदन केलं आणि तुम्हाला म्हटलं की साहेब मुकनायक तुम्हाला पुरस्कार भेटला, त्याबद्दल तुमचं धन्यवाद, खूप खूप अभिनंदन. परंतु शेतकरी समाधान